और किस हरमनजीत कितना है इसका? हरमनजीत का क्या है? छोड़ दिया है, चलो अच्छी बात है, छोड़ दिया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बाकी हरमनजीत का ये इंटीजर टाइप ठीक है ना? 11 10 4 इट्स ओके। हरमनजीत गॉट 75। हाँ, मैं बोनस क्यों बता रहा हूँ, ठीक। मैंने 2 क्वेश्चन में आपको बोनस दिया है। ये क्वेश्चन 25, अब मुझे 25 के क्वेश्चन में अब मुझे ये भी जानना है कि 25 का आंसर 4 कैसे आ गया। 25 का आंसर 4 तो ऑनलाइन आंसर है। सर 2 आ रहा है। बट इस फिगर का एक क्वेश्चन 4 नहीं होगा। इस फिगर का आंसर 4 नहीं होंगे। ओके, मैं बताता हूँ, मैं रीजन बताता हूँ, ठीक है। हाँ बोलो भाई विकास। सर 2 नहीं आ रहा सर 25 का। 25 में कोई भी प्रॉपर आंसर आपको नहीं आ पाएगा, जैसा कि डाटा यहाँ पे गिवन है, जो फिगर गिवन है उसके हिसाब से कुछ भी आंसर आपको नहीं आ पाएगा, प्रॉपर तरीके का आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो मैं इसे बताता हूँ, ठीक है। 25 से मैं स्टार्ट करता हूँ आपका एनालिसिस, ठीक है। ओके, लेट्स सी एवरीबॉडी। क्वेश्चन 25 में बोनस इसलिए दिया क्योंकि फिगर में अगर ये जो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग दे रखा है यहाँ पे रॉड के साथ, क्वेश्चन नंबर 25 यू गॉट द बोनस पॉइंट। लेकिन ये बोनस भी अच्छा है, आप ऑनलाइन आंसर सही कर देते हो फिर भी आपको बोनस मिल जाता है। तो रॉड अगर ऐसे होंगे ना, बिल्कुल इन टू इन ज्वाइन होंगे ना, देन द आंसर इज 4। देन द आंसर इज 4। गॉट इट? जब ये स्ट्रिंग रॉड के इंड से इंड रहेंगे तब आंसर क्या आएगा? 4 आएंगे। लेकिन क्या इस फिगर में इंड टू इंड है? नहीं है। हाँ तो मैं है तो नहीं ना, कुछ भी तो नहीं है ना। हाँ तो ओके, तो अब मैं बताता हूँ, आप इसका रहस्य बताता हूँ। सही बात है, आप हो जेई मेन का और आप जाओगे जेई एडवांस में, तो जेई मेन में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको बोनस मिलेंगे। जेई में एडवांस में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो बोनस मिल जाएंगे। अगर इसका आंसर 4 आपने कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, बाद में ये कोर्ट में जाएगा और बोनस मिलेंगे, ठीक है। नीट में क्वेश्चन आ जाता है तो आपका आंसर 4 मिलेगा, वहां पे कोर्ट में नहीं आता है, बस समझिए, ठीक है ना। तो वहां पे जैसे ये क्वेश्चन रॉन्गली तरीके से यहाँ पे पेस्ट हो गया, वैसे ही नीट में पेस्ट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। कुछ कह रहे एक मिनट, विकास से मेरी बात हो गई, पहले से हैंड रेज किया हुआ, ओके। मुझे स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है, आप अपना जो मैं काम बोल रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। इज इट ओके? फालतू बातें क्लासेस में करोगे तो मैं बाहर कर दूंगा, है ना। ठीक है भाई। सो अगर नीट में क्वेश्चन आ गया, आप बेफिक्र से 4 आंसर कर दीजिएगा। लेकिन अगर एडवांस में आ गया तो 4 मत करना भाई। जेई में भी आ गया तो 4 मत करना, गड़बड़ हो जाएगा फिर नहीं, फिर वो बोनस मार्क आपको नहीं मिल पाएगा। हाँ होता है, कर दोगे तब नहीं, अटेम्प्ट तो करने पड़ते हैं, लेकिन डोंट नो एवरी टाइम चेंज करता है रूल, कोर्ट में जाता है, कोर्ट में, लेकिन जो अटेम्प्ट करते हैं उनको बोनस मिलता है, उनको बोनस मिलता है, ठीक है ना। ओके ठीक है, ठीक है।
ठीक है, तो इस फिगर के अकॉर्डिंगली इसका आंसर कुछ और पॉसिबल है ना, लेकिन जब तक एक्स की वैल्यू गिवन नहीं होगा कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, एक्स के टर्म में आंसर आ जाएगा। ओके, गॉट इट, ओके ठीक, तो दैट्स व्हाई यू गॉट द बोनस पॉइंट। ठीक है, क्योंकि मेरी तरफ से फिगर गड़बड़ था, मैंने बोनस दिया। ठीक है, लेकिन आपकी तरफ से मिस्टेक था, फिर भी आपको बोनस मिला। कि बोनस इसलिए मिला कि आपको सीख मिल सके कुछ, क्यों कब मिलता है, क्योंकि बोनस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द मार्किंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है ना, तो भी आपको जानना चाहिए, उसका भी प्रैक्टिस होना चाहिए कि बोनस आपको कब मिलते हैं और क्यों मिलते हैं। इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन नंबर 23 में जो हमने डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, सबके आंसर तो ठीक ही है, लेकिन 1.7 इज द करेक्ट आंसर। 2.7 इज टेकन फ्रॉम, जब ये इंड यहां से लिया जाएगा ना, जब जब व्हेन यू विल ट्राई टू सॉल्व इट देन यू कैन गेट द आंसर। तो जिसका जिसका 1.7 आंसर है, तो मैं उनको कांग्रेचुलेशन बोलना चाह रहा हूं। ओके, तो कि काफी अच्छा आपने कोशिश किया और दैट्स व्हाई यू गॉट द आंसर। अगर आपने ऑनलाइन आंसर इसका सर्च करेंगे तो आपको आंसर बता देगा, यहां से बता देगा, और उसका आंसर बता देगा 2.7। ठीक है, सो अपने क्वेश्चन में क्लियरली ये पॉइंट वो गिवन है ना, अपने क्वेश्चन में क्लियरली ये पॉइंट वो गिवन है, तो बड़े आराम से इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट किया सकता है। कोई डाउट है इसको निकालने में? ओके ठीक है, तो इस टोटल मास, इसका मास यहाँ पे हो गया और इसका यहाँ तक के मास यहाँ पे हो जाएगा। ये इसका मास अगर आपने ए मान लोगे तो इसका मास कुछ डिफरेंट आ जाएगा, इसका मास जाता है 3m/4 हो जाएगा, है ना, और फिर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 का हो जाता है, और आप यहाँ से डायरेक्टली आप इसके आंसर निकाल सकते हो। हाँ, क्योंकि इसका जो लेंथ है कितना की मैंने भाई 8 मीटर का है, और ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है देखना, ये 6 मीटर का है, और ये लेंथ कितने का है 8 मीटर का है, और ये लेंथ कितने का है 2 मीटर का, ये भी लेंथ कितने का है 2 मीटर। इसका एरिया बताइए 12 का है, इसका एरिया बताइए 16 का है। इसका मास इसके एरिया के अकॉर्डिंगली है, इसका मास इस एरिया के अकॉर्डिंगली। गॉट इट? सपोज 16 वाले का मास m हो गया, तो 12 वाले का मास कितना हो जाएगा? तो मैं बोल सकता हूं कि m/16 इंटू 12, 3m/4 कितना गया 3m/4, तो इसका मास हो गया 3m/4। अच्छा, यहां से इसका लेंथ है 1 और यहां से इसका लेंथ 6 का हाफ 3, तो टोटल लेंथ कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 है, हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको लग रहा है जैसे एक मास यहाँ पर है ओ पे ही है, जिसका मास कितना है m है, और दूसरा मास यहाँ पे है जो 4 मीटर के डिस्टेंस पे, लेकिन इसका मास कितना है 3m/4 है। यहां से मुझे इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। ये तो बहुत सिंपल तरीके से सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। अगर मुझे यहां से बताना हो तो सीधे आप निकाल सकते हो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 3m/4 इंटू 4 डिवाइड बाई सम ऑफ द मासेस 3m/4 प्लस m। योर आंसर शुड बी, देखिए क्या कैलकुलेट करके देखो, 4 खत्म हो गया, m गया 3 12/7 1.7। गॉट इट? ठीक है, बड़ा सिंपल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 24। ओके, 24 किया है किसने? सिंपल है, कितने आंसर? कैलकुलेट कर लिया था सबने? वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है किसी का? क्वेश्चन नंबर 24, चलिए एक बार मैं इसको डिस्कस कर दूं थोड़ा सा, अगर किसी को डिस्कस प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन नंबर 24 समझा दो। हाँ ओके, एक और क्वेश्चन में 24 एक्सप्लेन कर दूं, जिसको प्रॉब्लम है वो कर लेंगे। इस क्वेश्चन में गया है कि जो प्रिंटिंग होता है तो उसमें इंक जो यूज होते हैं तो उसका मास को लेकर के किया गया है। लिखा हुआ है कि लुक एट द ड्राइंग गिवन इन द फिगर। अब ड्राइंग कैसा है, तो ड्राइंग में यहाँ पे एक माउथ बना हुआ है, फिर नोज बना हुआ है, फिर आईज बने हुए हैं, और ऐसे दिस वन। और ये जो लाइन है, इस लाइन का मास इसने बोला कि m है, इस लाइन का भी मास m है, इनर सर्किल का मास m है, इस इनर सर्किल का मास m है, और इस इनर सर्किल का मास 6m है, ऐसा लिखा हुआ है। और साथ में ये भी बताया हुआ है कि जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, जो x कोऑर्डिनेट है
इस नोज वाले लाइन के सेंटर पे है। ये गिवन एक्स कोऑर्डिनेट यहां से मतलब और दिस इज ऑरिजिन। इस नोज का मास कहां पे भाई? यहाँ पे है। इस माउथ का मास कहां पे भाई? यहाँ पे है। इसका लोकेशन गिवन है। ये कितना भाई? एक्स के अलॉन्ग 0। इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए है। इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है ए। इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है माइनस ए। और ये जो खुद 6m है खुद सेंटर पे है। ये खुद सेंटर पे है। इसका 6m का मास कहां पे है? यहाँ पे। तो टोटल मास यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6m + m 7m नहीं। और ये जो नोज, ये जो आईज वाले जो मास हो गया एम और एम, इन दोनों को मिला दोगे तो फिर यहाँ पे जाएगा कितना मास आ जाएगा? फिर 2m। मैं इसको ब्लू कलर से दिखाता हूँ जो एडिशनल में लिखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या हो गया? 2m हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है भाई? a है। और ये डिस्टेंस क्या है भाई? यहाँ से ओरिजिन से नीचे माइनस ए हो गया। तो अल्टीमेटली अब ये फिगर हमारे पास ऐसे बन गया। इसके सामने यहाँ पे 2m आ गया, यहाँ पे हो गया 7m, और यहाँ पे क्या हो गया? m हो गया। ये माइनस ए पे है, ये कितने पे है? ए पे है। ये क्या है? 0 0, ये ओरिजिन पे है। अब इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है, हो गया ना? तो हमने लिखना है वो कि y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू y एक्सिस के लोग बताना है m1 क्या है भाई? 2m। तो 2m इंटू m1 इंटू जो पोजीशन है इसका y1 मींस a प्लस 7m इंटू 0, 7m इंटू 0 प्लस m इंटू माइनस m इंटू माइनस ए 2m था, एंड डिवाइड बाई सबको ऐड कर लिया तो 10m आ गया। तो इनको सॉल्व करने पे आया गया a/10। योर आंसर इज 10। इज इट ओके? क्लियर है सबको? Yes, sir. आसान थे? यस, बोलो भाई। Yes, sir. ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कोई प्रॉब्लम है? कंफर्म? 22 Sir, 22 में कोई प्रॉब्लम नहीं सर, 21 डाउट है। ठीक है। 21 ओके। 21 देखें। 22 में तो सीधा आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल कर दिया होगा, है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल करने से आपके आंसर आ जाता है। 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कोई डाउट है 21 में? और किसी को? चलिए है तो देखिए। ये कैसा एक रॉड है, आवाज नहीं आनी चाहिए भाई। एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ क्या भाई? l है। अरेंजमेंट कैसा किया हुआ है? एक ऐसा, और फिर इसके ऊपर में 3 रॉड्स गिवन हो, इक्वल लेंथ का है, लेकिन ये l/2 से स्टार्ट हुआ और l/2 इधर भाग गया। ऐसा ही है ना? इसका मास तो यहाँ पे आ गया। और फिर दूसरा जो रॉड है इसके ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन वो कितना शिफ्ट किया हुआ है यहाँ से? l/4। तो फिर l/4 यानी कि इसका सेंटर भी l/4 से शिफ्ट करेगा। ये भी l/4, ये वाला शिफ्ट कर गया, ये वाला भी सभी पार्ट उतना ही डिस्टेंस से शिफ्ट कर जाएगा ना। अगर एक रॉड का एक पार्ट l/4 से रिजिड रॉड होता है ना, तो अगर इसने l/4 से शिफ्ट कर गया है, अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का l/4 है, तो यहां से इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या बनेगा? l/4 ही बनेगा ना। तो देखो, तो इसका मास तो हमने बोल दिया कि तुम्हारा मास क्या भाई? m है। तुम्हारा मास क्या भाई? m है। इसका मास क्या भाई? m है। यहाँ पे ये इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे, इस लोकेशन, इस ओरिजिन, फिर से मैं यहाँ पे ओरिजिन दिखा रहा हूँ। ये कितने डिस्टेंस पे है? l/2। वेरी गुड। ये दिस इज द फ्रॉम, दिस इज l/2। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख लेता हूँ, इसका ये नीचे में लिखता हूँ। ये l/2 पे है। ये कितने डिस्टेंस पे है भाई? l। और ये कितना डिस्टेंस पे भाई? l प्लस l/4। l प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या बन रहा है? l/4 बन रहा है। l प्लस l/4 क्या हो गया? 5l/4। 5l/4। तो हमारे पास 3 मासेस है, और जो ऐसे
हाँ बोलो भी। कुछ नहीं। हाँ ठीक है, तो जब कुछ बोलना हो तभी आना स्क्रीन पे। ओके ठीक है यहाँ पे। ओके दैट्स तो m अब यहाँ पे हो गया भाई। व्हाट इज द x सेंटर ऑफ मास, कैसे निकालेंगे x सेंटर ऑफ मास? m1 into x1 m into l by 2 m2 m into l plus m into 5l by 4 एंड डिवाइड बाई कितने मासेस है भाई? 3m, m1 plus m2 plus m3, isn't it? तो हो गया। तो व्हाट इज द आंसर? क्या है आंसर भाई? 11 by 12 l। आंसर इज 11। आया था सबका आंसर? गुड, ये हो गया इंटीजर। ओके 20। और किसी कोई डाउट्स बोलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 16। ओके क्वेश्चन नंबर 16। सर 19। हाँ बोलो। सर 9। 19 तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19। By ring of radius r is rotating about an axis of the ring such that angular velocity is given as omega is equal to 5t. Find the expression of the point P on 19. That's it. क्वेश्चन नंबर 9। तो ये तो बड़ा सिंपल है भाई, ओमेगा है, दिस इज द 5t, अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा अपॉन dt एंड दैट इज इक्वल टू सिंपली 5। कितना है अल्फा भाई? 5। वेरी सिंपल, तो कांस्टेंट ही है। नहीं नहीं, अब इसने तो एक्सप्रेशन पूछा है ना, कौन सा एक्सप्रेशन पूछा? ए पूछा है, तो ए इज इक्वल टू, इसने ए पूछ दिया, ए इज इक्वल टू अल्फा दैट इज 5r। सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट। Number 16. A rigid sphere is projected horizontally with initial linear velocity over the uniformly rough horizontal floor. ऐसे एक रफ फ्लोर है और इसमें एक ऐसे प्रोजेक्ट कर लेते हैं, v वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट कर दिया, रोटेट नहीं कराया, प्रोजेक्टेड, इसको ऐसे स्पीड v दे दिया रफ सरफेस पे। व्हाट विल हैपन? भाई इस पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा F के, इस एफ के की वजह से इस पे एक टॉर्क आएगा ऐसे आर क्रॉस एफ। टॉर्क क्या होता है भाई? आर क्रॉस एफ। एफ के की वजह से टॉर्क लग गया इस पे, जो इसमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन देने वाला है। इसमें अभी इनिशियल एंगुलर स्पीड कितना है? ओमेगा नॉट 0। व्हाट इज ओमेगा नॉट? 0। अब धीमे धीमे इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ने लगेंगे और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से धीमे धीमे इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करने लगेंगे। एक समय आएगा जब इसकी स्पीड कुछ अलग हो जाएगा, v डैश और ओमेगा भी हो जाएंगे ओमेगा डैश, और ये प्योर रोलिंग में आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? ये प्योर रोलिंग हो जाएगा, और जब ये प्योर रोलिंग में होगा तो v डैश इज इक्वल टू ओमेगा डैश r हो जाएगा, isn't it? तो यहाँ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी 1/2mv² था वो कम हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। और उसके बाद जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाता है तो फिर सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद तो फिर आगे चलते ही रहेंगे। नहीं, आफ्टर सम टाइम वो तो डिक्रीज, ऐसे डिक्रीज नहीं होने वाला है। ट्रांसलेशनल मोशन कन्वर्ट्स इनटू रोटेशनल मोशन, ओके, बट इट इज नॉट डिक्रीज। अभी ऐसे चलते जाएंगे इनफिनाइट टाइम के लिए, इट विल गो फॉर द इनफिनाइट टाइम। चलते जाएंगे ना रोलिंग में,
रोलिंग में क्या होता है, उसके बाद इसको कौन सा फ्रिक्शन लग जाएगा यहाँ पे, देन द फोर्स स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा और इसकी वजह से वर्क डन जीरो हो जाएगा। व्हाट इज द वर्क डन विद द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? जीरो। कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं करेगा, एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट थ्योरेटिकली। यहाँ पे एनर्जी आ रहा है, यहाँ पे वर्क डन हो रहा है एफ के इनटू एस, जितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया इतने वर्क डन यहाँ पे हो रहा है। ओके नहीं अब सुनो, तो व्हाट इज द बेस्ट आंसर भाई? हाँ बोलो भाई। सर बट उसकी टोटल किनेटिक एनर्जी सर डिक्रीज कैसे होगी, क्योंकि सर जो ट्रांसलेशन है सर में नहीं चेंज हो रही। यहाँ पे ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, जो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी चेंज कर जा रहा है, लेकिन कुछ के बाद क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कुछ चेंज कर गया, उसके बाद फिर क्या हो गया, यहाँ से यहीं तक लॉस हो रहा है, इसके बाद लॉस नहीं है, देयर इज नो लॉस ऑफ, यहाँ पे कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, इसके बाद देयर इज नो लॉस। यहाँ पे क्या हो रहा है फिर, कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट। योर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ translation is slowly shared by rotation, but the total kinetic energy decreases initially यहाँ से यहाँ तक, finally attains a constant value, proper explanation। सर क्योंकि बट यहाँ अगर पे देखा कैसा जाए है, तो वो इनिशियली भी अब देखना नहीं, कांस्टेंट यह देखना है, अब देखना यह है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक है। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से कोई वर्क डन नहीं होता, देयर इज नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, वर्क डन जीरो हो गया। ओके सर। ऑप्शन सी, द टोटल काइनेटिक एनर्जी स्फीयर्स डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली ऑन डूइंग वर्क। ये कह रहा है ना कि टोटल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर गया, क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर गया? नहीं भाई, पहले थोड़ा सा डिक्रीज किया, थोड़ा सा बचा हुआ है ना, थोड़ी है जिंदगी, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा बचा हुआ है। ओके नेक्स्ट, सर 10 और 17 16 के बीच में भाई है कोई? 17 यस बोलो। 17 and 30 Okay, question number 17. 17 is a good question. What is the answer of the 17? आ गया सबका? Okay, how did it go? कैसा निकला भाई? Yes. This question is very good question and very important too. Question number 17. Make this point. Note करिए भाई, question number 17. We can change different. Question number 17. Let's see question number 17. A particle of mass 2 kg is at the position I cap plus j cap. R is equal to I cap plus j cap. Has a velocity. इसके पास एक velocity भी है. कितना velocity है भाई? Twice I cap minus j cap plus k cap. There is a some origin. Origin may have 3 axes, x, y, and z. Let it x, it is y, and this is z. And what about the question? It is the angular momentum about x-axis. Angular momentum about x-axis. Angular momentum about x-axis. You have to find L about x-axis. You can say it is Lx. क्या बोल दोगे इसको? Lx. Lx निकालना है आप. About x-axis के about निकालना है. किसके about निकालना है भाई? X-axis के about निकालना है. Okay, what could be the answer about the x-axis? कैसे निकलेंगे? अगर मैं आपको क्वेश्चन बदल दूं, what is the angular momentum about y-axis? Then what could be your answer? या मैं बोल दूं angular momentum about z-axis. What about this answer? क्या सभी आंसर सेम है?
नहीं, सभी आंसर डिफरेंट, सभी आंसर डिफरेंट है ना? ओह दैट्स बेटर, गुड, ऑल शुड हैव द डिफरेंट आंसर। ओके, तो ठीक है, हमने जब ऐसा निकालना हो एल, तो वी कैन से आर क्रॉस पी, और इसके तीन पार्ट हो जाएंगे, एल एक्स आई कैप, एल वाई जे कैप एंड एल जेड के कैप। तो ये हो गया एल एक्स, ये हो गया एल वाई, ये हो गया जेड, है ना? सबके अलग अलग आंसर आ सकते हैं। तो कभी क्वेश्चन जेड एक्सिस के ऊपर सेम इंफॉर्मेशन रहेंगे, बट आंसर पूछेगा नहीं, व्हाट व्हाट वाज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द जेड एक्सिस, योर आंसर शुड बी डिफरेंट। चलो ये करके दिखा दो, ये तो आपने कर लिया होगा फिर, आई प्लस जे क्रॉस ट्वाइस आई माइनस जे प्लस के, क्या आ रहा है भाई इसका आंसर? 4 नहीं आएंगे, करके दिखाइए भाई इसका क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए तो क्या आता है। ओके, द आंसर इज 4i कैप माइनस 4j कैप माइनस 8k कैप। ओके, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस? इट इज द 4, यूनिट में 4, बाकी जो इसकी जो यूनिट है वो आ जाएंगे केजी मीटर